वेलकम बच्चों, नवोदय एकेडमी में मैं अरुण चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं गणित का। हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास चल रही है। आज इस चैप्टर अध्याय की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने स्थानीय मान के बारे में बात किया, अंकित मान के बारे में बात किया, आरोही अवरोही क्रम के बारे में बात किया, विस्तारित रूप के बारे में बात किया। तो उसी क्लास को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे क्रमागत संख्याओं की, लगातार संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो क्रमागत जो होती है शब्द होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब एक के बाद एक तुरंत। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3, तो क्रमागत हो गया एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। ये क्रम इसी प्रकार लगातार चलता रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होगा एक के बाद एक तुरंत। उसके बाद इसके अलावा कुछ पैटर्न में हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 और 8। तो अब अगला क्रम क्या आ जाएगा? तो अगला आ जाएगा हमारा 10, अगला क्या आ जाएगा 12। क्यों? क्योंकि दो दो को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जोड़ता जा रहा। तो लगातार या क्रमागत का मतलब ही ये होता है कि वो एक पैटर्न में है। उसके बाद क्रमागत यानी एक के बाद एक हम तुरंत बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनसे हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा उसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए परीक्षा में प्रश्न आएगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो योग 12 आएगा। तो वे संख्याएं कौन कौन सी है? तो यहाँ पे बोला गया है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होगा लगातार एक के बाद एक। तो हमको 3 ऐसी संख्या ढूंढनी है जो क्रम में भी आए और उनका योग करें तो हम 12 भी आ जाए। ठीक है, तो हम देखिए यूं तो 12 बहुत सारी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 6 + 4 + 2 किया तो भी 12 आ जाएगा, लेकिन ये क्रमागत नहीं है, ये किसी क्रम में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम बात आगे करते हैं। हम क्रमागत का मतलब बोला एक के बाद एक तुरंत होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे ले सकते 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 को जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 और 5। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? क्रमागत संख्या। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, तो वो 3 क्रमागत संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 4 5। ठीक है, हम विकल्प देख के भी इसका कर सकते हैं। तो 3 क्रमागत संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर। लगातार संख्याओं का योग। लगातार संख्याओं का योग मतलब जैसे आपसे बोल दिया गया है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लगा के 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो तरीके। पहला, हम 1 से लगा के क्या करें? 10 तक पूरा गिनती लिखिए। ठीक है, 1 से लगा के 10 तक पूरा गिनती लिखे और उसको हम क्या करें? जोड़ दें। और एक दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूं। अगर उसने 1 से पूछा है, ध्यान रखना 1 से पूछा है और 10 तक पूछा है, जहां तक भी पूछा है उसमें आपको क्या कर देना? 1 को बढ़ा के गुणा कर देना। तो 10 से आगे क्या आता है? 11। तो हम इसमें गुणा कर देंगे 11 का और इसके बटे में हम लिख देंगे 2। ठीक है, क्या करना है? जहां तक भी पूछे उससे 1 बढ़ा देंगे और उसमें हम कर देंगे गुणा और उसके बटे में लिख देंगे 2। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजा 10। ठीक है, और 11 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। तो दो तरीके हो गए। अगर आप इन 1 2 3 इनको भी अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? इनका 55 आएगा। तो दो तरीका हो गया। कौन सा? या तो आप संख्या लिख के जोड़ेंगे, लेकिन ये तो क्योंकि 1 से 10 तक पूछा था। मान लीजिए उसने पूछ लिया 1 से 50 तक की संख्याओं का लगातार, 1 से 50 तक की लगातार संख्याओं का योग ज्ञात किए। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे पता करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हमारा फॉर्मूला काम आएगा। क्या करना है? 50 तो है, उसमें 1 को बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 51 और इसके बटे में क्या लिख देंगे? 2। तो इस 2 से 50 को काट सकते हैं। तो 2 से 50 को काटेंगे तो कितनी बार? 25 बार। तो हमारे क्या बच गया? 25 गुणित 51। अगर हम 51 में 25 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा
ठीक है, पहले इस 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, फिर ये संख्या हो गई 5 का पारा 5 बार बोलेंगे तो 25 हासिल 2, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12। तो अगर इनको जोड़ते हैं 5 6 7 2 और तो 1275। तो 1 से लगा के 50 तक की संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो यो कितना आएगा 1275 आएगा। अब हमारे लिए संभव नहीं है कि हम 1 से 50 तक गिनती लिखें और उनको जोड़ें। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको करना है। आपको 1 से 80 तक की संख्याओं का योग कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 1 से 80 तक की संख्याओं को जोड़ना है और उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का मतलब होता है भाग। ठीक है, विभाज्यता का मतलब होता है भाग। हम यहाँ पे कुछ भाग लगाने के नियम सीखेंगे। वैसे तो भाग लगाना हमको आता है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नियम की चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2 से, तो 2 से उन संख्याओं में भाग जाता है जिनका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। उन संख्याओं में 2 से भाग जाता है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो संख्या सम होती है उसमें 2 से पूरा भाग जाता है। यहाँ विभाज्यता का नियम है तो उसमें हमको पूरा भाग जाना है। तो पूरा भाग का मतलब होता है शेष पर हमारा 0 0 बचना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या हमने लिख दी, तो इस संख्या को पहचानना कि क्या इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें 2 से भाग जाएगा क्योंकि इसका ये जो आखिरी अंक है ये 2 है और ये संख्या कैसी है, ये संख्या सम है। तो सम संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। अगर मान लीजिए और कुछ संख्या लिख दी जाए आपके सामने और पूछ लिया जाए कि क्या इस संख्या में 2 से पूरा भाग जाएगा, तो हाँ जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी अंक क्या है 0, और 0 किसकी पहचान है, सम संख्या की। तो सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसको हम बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में नोट कर लेना कि सम संख्या उसको बोलते हैं जिसका आखिरी अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, और उस संख्या में किससे भाग जाता है, उस संख्या में 2 से पूरा भाग जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। अब हम पढ़ेंगे 3 से कि किसी संख्या में अगर कैसे पता करें। जैसे मान लीजिए ये संख्या है, आपके सामने एक संख्या दी गई है और पूछा गया है कि क्या इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम 2 तरीके हैं, या तो हम इसमें भाग लगा के चेक कर ले या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे है, आपको इन तीनों अंकों को जोड़ देना है। अगर इन अंकों को जोड़ने पे जो उत्तर आ रहा है, जैसे इनको जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9। तो क्योंकि इन अंकों के योग में अगर 3 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। क्योंकि 9 है तो 9 में 3 से भाग जाएगा। तो इस प्रश्न में एक जो 135 है इसमें 3 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत छोटी संख्या हो, मान लो और कुछ बड़ी संख्या हो गई और इसमें पूछा गया कि क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। तो अगर हम भाग लगा के चेक करेंगे तो हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो हम इसका सीधा शॉर्टकट तरीका देखते हैं। क्या करते हैं, अंकों को जोड़ लेंगे और अगर जोड़ने पे उस उत्तर में 3 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। तो हम जोड़ते देखिए, 1 में 0 को जोड़ेंगे 0, ठीक है, और 1 में 5 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 1 ये कितना हो गया 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे 7, 7 में 4 को जोड़ेंगे 11, 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा 22। ठीक है, क्या 22 में 3 से भाग जाएगा, तो इस 22 में नहीं जाएगा क्योंकि 3 से तो 21 होता है, तो 3 से भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। आगे बात समझिए। तो अगर हमको चेक करना है कि संख्या में 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उन अंकों को जोड़ेंगे और उनमें जोड़ने पर अगर 3 से भाग जा रहा है तो संख्या में भी क्या होगा 3 से भाग जाएगा। तो ये हो जाता हमारा 3 से विभाज्यता का नियम कि अगर अंकों को जोड़ने पर 3 से भाग जाता है तो संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, अब अगला 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम, जैसे मान लीजिए ये संख्या आपके सामने दी गई है और पूछा गया है कि क्या इस संख्या में 4 से भाग जाएगा। तो 4 से भाग का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम जो 2 अंक है
अगर उन अंकों में 4 से भाग जाता है तो संख्या में 4 से पूरा भाग जाएगा, या अंतिम अंक या तो 4 से विभाज्य हो या 0 0 हो तो संख्या में 4 से भाग जाएगा। तो इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 28 है। तो 4 का पहाड़ा अगर हम बोलेंगे तो 28 आता है। तो इसका मतलब होगा इस संख्या में 4 से भाग जाता है। ठीक है, चलिए अगले एक और प्रश्न की अगर हम बात करते हैं। मान लीजिए ये सवाल है और इसमें पूछा है कि क्या इसमें 4 से भाग जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि इसके जो अंतिम दो अंक है वो 0 0 है, और हमने देखा कि अगर अंतिम दो अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो उसमें 4 से भाग जाता है। तो इस संख्या में 4 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम समझते हैं। ये यहाँ पे लिखा ही है, इसमें पूछा है कि क्या इस संख्या में 4 से भाग जाएगा? तो बिल्कुल चेक करते हैं हम कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके अंतिम दो अंक देखते हैं। तो अंतिम दो अंक है 3 पे 4 34, और अगर 4 का पाड़ा बोलते तो उसमें 34 नहीं आता है। तो इसका मतलब होगा इस संख्या में 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये 4 से विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या में 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे चेक करते? तो अंतिम दो अंकों से पता कर दें। अगर दोनों अंक 0 0 है तो 4 से भाग चला जाएगा, और अगर अंतिम दो अंक में 4 से भाग जा रहा है तो वही उस संख्या में पूरा 4 से भाग जाएगा। अगला आता है 5 से विभाज्य। ठीक है, ये 5 से विभाज्यता का क्या नेम है? तो इसका बहुत आसान है। अगर किसी संख्या में आखिरी अंक, या हम बोल सकते हैं इकाई का अंक, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 या 0 हो तो उस संख्या में 5 से पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान ली मैंने यहाँ पे कुछ भी संख्या लिख दी, और अगर इसका आखिरी अंक 5 है तो इसमें 5 से भाग जाएगा। हमने कुछ भी संख्या को लिख दिया और इसका आखिरी अंक 0 है तो इसमें भी 5 से भाग जाएगा। अगर कुछ भी संख्या हो लेकिन उसका अगर आखिरी अंक 0 है तो 5 से भाग जाएगा। ठीक है, अगर इसका आखिरी अंक 5 है तो भी इसमें 5 से पूरा भाग जाएगा। यानी कि अगर आखिरी अंक 0 या 5 हो तो संख्या में 5 से भाग जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 से। 6 से किन संख्याओं में भाग जाएगा? तो जिन संख्याओं में 2 और 3 दोनों से अगर भाग गया, 2 और 3 दोनों से अगर भाग जाता है तो संख्या में 6 से भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 12, तो 12 में चूंकि 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, तो इस संख्या में 6 से पूरा भाग जाएगा। अब ये तो छोटी संख्या हो गई। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी और पूछा है कि यह संख्या क्या 6 से विभाजित है? तो हमको इसमें 2 का भी नियम लगाना पड़ेगा, इसमें 6 का भी नियम लगाना पड़ता। अगर दोनों नियम में जाता है तो इस संख्या में पूरा भाग जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2, क्योंकि 2 सम संख्या है तो इसमें 2 से तो विभाज्य हो जाएगी ये। ठीक है, अब 3 से चेक करते तो अंकों का योग में 3 से भाग जाना चाहिए, तो इसके सभी अंकों को हम जोड़ते हैं। तो 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 2 हो गए 12। तो क्योंकि 12 3 के पहाड़े से भाग जाता है इसलिए संख्या में 3 2 व 3 दोनों का नियम इसमें लागू हो रहा है। तो इस संख्या में भी 6 से पूरा भाग जाएगा। ये हो गया हमारे 6 से विभाजिता का नियम। अगला आपको बस इतने नियम याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक सरल नियम भी होता है 9 का। तो जो 9 का क्या नियम होगा? तो जो 9 का नियम है, जो 3 का नियम है वही, अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है, अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या में अंकों का अगर योग करेंगे उसमें 9 से भाग जाता है तो संख्या में 9 से भाग जाए। जैसे हमारा 3 का नियम है ऐसा 9 का भी हमारा नियम होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक की हम बात करेंगे। अगला है अभाज्य संख्या, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की हम यहाँ पे बात करेंगे अब। ठीक है, तो अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, जिससे हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लगा के 100 तक, 1 से लगा के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 1 से लगा के 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। यह अभाज्य संख्या हमको याद भी होना चाहिए 100 तक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या
किसको बोलते हैं? तो अगर हम सामान्य बात करें तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक व स्वयं के अलावा, ठीक है, एक व स्वयं के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है, एक और स्वयं के अलावा किसी भी पहाड़े में नहीं आती है, उस संख्या को अभाज्य संख्या बोला जाता है। दूसरा, अभाज्य संख्या जो होती है उसके केवल ठीक है, केवल दो गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड कौन कौन से? एक तो एक हो जाएगा और एक स्वयं संख्या हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो वो अभाज्य इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो तो किसी भी पहाड़े में नहीं आती। जैसे मान लीजिए हम एक अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने मान लीजिए लिया है 7। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो ये जो 7 है ये या तो एक के पहाड़े में आएगा या 7 के पहाड़े, इसके अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए इनको अभाज्य संख्या बोला जाता है। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लगा के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब ये जो 25 अभाज्य संख्या है हमको याद होना चाहिए क्योंकि परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखते हैं, कौन कौन सी होती है? चलिए मेरे साथ में लिखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो हमको देखिए अभाज्य संख्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन हमको हमारी परीक्षा के हिसाब से कम 100 तक याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिख ली अभाज्य संख्या। टोटल ये संख्या कितनी है? तो टोटल ये संख्या 25 है। तो अब इन अभाज्य संख्याओं से प्रश्न कैसे आएंगे? तो आपसे पूछा जाएगा ऐसी अभाज्य संख्या जो समभी है। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो समभी है, तो हमने अभी बात की थी सम संख्या जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो इसमें कौन हो जाएगी? तो इसमें 2 सबसे छोटी भी हो जाएगी और सम अभाज्य संख्या भी हो जाएगी। मतलब एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। विषम अगर पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो देखिए इसमें 2 अंकों की शुरुआत कहाँ से हो रही? 11 से। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 11, कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अच्छा, 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या की अगर बात करें 2 अंकों की, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 97। आ गई बात समझ में? तो ये अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या आपको 1 से लगा के 100 तक याद होना चाहिए। टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसी संख्या जो सम भी है अभाज्य भी है तो वो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। इसके अलावा और क्या प्रश्न आ सकता है? तो प्रश्न आ सकता है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग बताइए, ठीक है। तो शुरुआत की आपको 5 अभाज्य संख्या लिखनी है और उनको क्या कर देना? जोड़ देना। तो शुरुआत की कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 7 और 11। ये 5 हो गई क्या? गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, इनका क्या करना है? योग करना। जल्दी से योग कीजिए, कॉपी में इसका क्या उत्तर आएगा? तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18 के 8 हासिल 1, 1 और 1 2। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 28 आएगा, ठीक है। तो
तो ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पेज कई बार पूछा गया अभाज्य संख्याओं से प्रश्न। लेकिन हमको 25 अभाज्य संख्या याद होना चाहिए क्योंकि अभाज्य संख्याओं से आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इन अगर आपने नहीं लिखा तो इनको कॉपी में नोट कर लेना है और इनको याद करना। ये सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अच्छा अगला हम चलते हैं। ये अभाज्य संख्या की हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब आइए हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। अब जुड़वा अभाज्य संख्या किनको बोलते हैं? तो देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कितना हो, 2 हो। अगर इनके बीच में 2 का अंतर है तो उनको हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 3 और 5। ठीक है, तो देखिए 3 और 5 इनके बीच में कितना अंतर है, तो 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच का अंतर 2 है, तो इनको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उसी को हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो ऐसे हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, दूसरा 5 और 7 है ना, जिनके बीच में एक ही संख्या हो। जैसे 5 के बीच में कौन रह जाएगा, 6 और 7 आ जाएगा, तो इसको हम बोल देंगे कि ये क्या हो गई हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 41 और 43 है। चलिए लिस्ट में हम और देख लेते हैं और कौन कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए 17 और 19 हमारा बन जाएगा। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या 17 और 19 हमारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में भी एक संख्या आ रही है। दूसरा और ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पे 41 और 43 हो जाएगा, तो 41 और 43 हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। और ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पे, और कौन है क्या, नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो जुड़वा अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे आप परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, मान लीजिए उसने क्या किया है, आपको 4 अलग अलग विकल्प दे दिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया है कि इसमें कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है, जुड़वा अभाज्य संख्या इसमें बतानी है। जैसे मान लीजिए उसने विकल्प नंबर ए दे दिया है 19, 23, बी वाला दे दिया है 7, 11, सी वाला दे दिया है 17, 19 और डी वाला दे दिया है 2 और 3। और आपसे पूछा है कि इसमें कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो कौन सा उत्तर आ जाएगा हमारा, सी वाला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या का उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, इसका सी वाला हो जाएगा, 17 और 19। तो ये हो गया हमारा जुड़वा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या से इतना ही प्रश्न आएगा, और बस आपको इतना सा याद रखना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, तो जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसी के साथ में हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है ना। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। रोज इसी समय आपको मिलना है। आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर कॉपी में भी देना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको याद कर लेना है, और इनको आपको बार बार लिखना है ताकि आपको परीक्षा के दिन याद रहे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से प्रश्न आते हैं। अगर आपका नवोदय संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।